चाहे कर्ज लेके ही घी पियो पर जीडीपी बढ़ाओ। मोदी इकोनॉमिक्स, मोदी इकोनॉमिक्स। बात समझ में आ रही है? तो जितना, तो इस देश का लगभग हर आदमी कर्ज में है, इस देश का हर आदमी कर्ज में है। पर मोदी जी ने कहा कुछ भी हो, मोदी जी 100 टन सोना तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत में लाए हैं। इसके लिए तो उनकी जय जयकार करनी चाहिए। कोई नहीं ला पाया था, मोदी जी लाए हैं, मोदी जी लाए हैं, इसलिए मोदी जी की तो जय जयकार करनी पड़ेगी। भेजा किसने था? भेजा किसने था? तो आंकड़े निकालो। जिस दिन मोदी जी गद्दी नशी हुए, सत्ता पे बैठे, फरवरी में बैठे थे, मई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट में 200 टन सोना भेजा। जिस दिन चंद्रशेखर गद्दी पे बैठे थे, उन्होंने 68 या 69 टन सोना में भेजा था। जिस दिन नरसिम्हा राव गद्दी पे बैठे थे, उन्होंने भी कितना भेजा था? उन्होंने भी लगभग 40 टन भेजा था। तो इंदिरा गांधी को छोड़ के भारत में जितने भी प्रधानमंत्री गद्दी पे बैठे हैं, उन सब ने यहाँ का सोना, हाँ, बड़ा सवाल है। वो इसलिए बेचते हैं कि पुराने जमाने में 1947 से पहले भारत में जैसे मुगल राज किया करते थे हिंदुस्तान पे, तो रानी राज किया करती थी हिंदुस्तान पे। तो वो क्या करती थी, वो अलग अलग गद्दी पे बिठाने के लिए अलग अलग रियासतें बांट देती थी। तू हिंदुस्तान पे राज कर, तू पाकिस्तान पे राज कर, तू 578 रियासतों में से किसी भी रियासत पे राज कर। तो जिस भी रियासत का तू राजा बनेगा, वहां की प्रजा से लूट तुमको सालाना इतना खैरात टैक्स आपको देना पड़ेगा। तुम कम दे रहे हो तो ये ज्यादा देगा, तो मैं इसको बना दूंगी, ये ज्यादा देगा तो इसको बता दूंगी। कोई अंतर आया है क्या? कोई अंतर आया है क्या? तो भारत के सारी की सारी सरकारें विधिवत खैरात पेश करती हैं। परंतु मोदी जी तो वापस लाए हैं। ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हो आप। तो मोदी जी जब बैठे तो उस समय लगभग 400 टन सोना भारत के पास था। मोदी जी ने 200 भेज दिया और भारत में कितना रह गया? 225 के करीब। और उसके बाद जितना आज भारत के पास 850 टन सोना है, और जितना भी सोना भारत के पास आया है वो भारत का नहीं है, वो खरीदा गया है। क्या किया गया है? आप जितना पैसा कमाते हो वो खरीदा गया है, वो आपका नहीं था, नहीं, वो खरीदा गया है। पर जितना खरीदा जाता है वो खरीद के यहां नहीं लाया जाता, वो बैंक ऑफ इंटरनेशनल में वही रखा रहने दिया जाता है। जैसे मनमोहन सिंह ने क्या किया कि जितना भी सोना भेजा था वो उन्होंने वापस छुड़वा लिया था, परंतु वो भारत नहीं लाए थे, वो वही पड़ा रहने दिया था हर जाने के रूप में। तो दुनिया की अधिकतम देशों का जो सोना है वो इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट में पड़ा है। कैसे? क्योंकि साहिब ने आपको नोट दिखाया ना, नोट पे किसका नाम लिखा है? भारत सरकार का तो 1 रुपये पे है। 2 रुपये से 2000 के नोट पे किसका लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक। तो जहां रिजर्व बैंक लिखा है उसके नीचे एक लाइन लिखी है, गारंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं है, द सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल शब्द कैसे इस्तेमाल किया जाता है? जैसे आरबीआई को क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक। मोदी जी को क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। लिखा नहीं जाता, सिर्फ बोला जाता है। तो जो सिर्फ बोला जाता है वो कानून नहीं होता,
वो सिर्फ भ्रम होता है ये दिखाने के लिए कि हाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट। अब ट्रंप वो कहता है खबरदार जो तूने पुतिन से तेल लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन है, अभी के अभी युद्ध बंद करो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन है? आज के आज तुम्हारा जो डॉलर है, तुम्हारा जो रुपया है, वो कल 85 का था, आज 90 होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? हेलो, कौन है? जो कानून बनाता है, जिसका हुक्म चलता है, जिसकी पॉलिसीज चलती हैं, जिसका धक्का चलता है, जिनके कहने पे युद्ध शुरू होते हैं, जिनके कहने पे युद्ध बंद होते हैं, जिसके कहने पे रुपया चढ़ता है, जिसके कहने पे रुपया गिरता है, तो मालिक कौन? उसी का नाम। इसलिए दुनिया में बैंकों के नाम है, जैसे भारत में बहुत सारे बैंक हैं, परंतु वो सारे बैंकों की जो पॉलिसीज हैं वो बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसको सेंट्रल बैंक कहते हैं। सेंट्रल बैंक जिन पॉलिसी का पालन करता है वो कौन बनाता है? उसका नाम है इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट। उसने कहा है कि दुनिया में जो जीडीपी है ना, लेन देन करने के लिए हम पैसा छापते हैं, क्योंकि पैसे का काम तो लेन देन करना है, तो जितने का लेन देन करना उतना ही पैसा होना चाहिए ना। तो लेन देन करने के लिए वस्तु तो है सारी की सारी 120 ट्रिलियन डॉलर की, और उन्होंने छाप रखे हैं 1000 ट्रिलियन डॉलर। मालूम है आपको इस समय टोटल पैसा कितना है दुनिया में? 500, इस समय 1000 ट्रिलियन डॉलर छपा हुआ है पूरी दुनिया की। भारत की सरकार के ऊपर जो कर्ज है वो 250 लाख करोड़ का है। पूरी दुनिया की सरकारों के ऊपर इस समय कर्ज है 375 ट्रिलियन डॉलर का। दुनिया की जीडीपी कितनी है? 120 के करीब आ गई है। यानी 120 ट्रिलियन की पूरी दुनिया की जीडीपी है, और पूरी दुनिया की जीडीपी पे जो कर्जा है वो 175 ट्रिलियन नहीं 375 ट्रिलियन का है। यानी पूरी जीडीपी का कितना गुना? 3 गुना। कितना? 3 गुना कर्जा किसके ऊपर? दुनिया की सरकारों के ऊपर। अच्छा, उसमें से सबसे ज्यादा कर्जा किसके ऊपर है? सरकारों के ऊपर। कौन सी सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा है? अमेरिका। टोटल कर्जा जीडीपी दुनिया की 120 ट्रिलियन डॉलर, उसमें से 37 ट्रिलियन डॉलर तो अकेला अमेरिका का कर्जा है। अमेरिका की जीडीपी लगभग 27-28 ट्रिलियन है और उसका कर्जा 37 ट्रिलियन डॉलर है। इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा यानी 10% जो कर्जा है पूरी दुनिया का वो अकेले अमेरिका का है। हाँ, ये आया लाख पते का। जोरदार तालियां इनके लिए। साला दुनिया का हर बकवास क्वेश्चन पूछते हो, असली क्वेश्चन साला उनको देने के लिए पैसा आया कहां से और वो लाए कहां से? बोला ना ट्रंप ने 2019 में सारी दुनिया को राहत देने के लिए उन्होंने एक दिन में कर्ज लिया, 20 ट्रिलियन डॉलर छापा। 20 ट्रिलियन डॉलर किसने छापा? फेडरल रिजर्व बैंक ने। पर फेडरल रिजर्व बैंक ने किसके लिए छापा? ट्रंप के लिए। ट्रंप ने क्यों मांगा? दुनिया में आपदा आई है, इसलिए लोगों की मदद करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, उसके बदले में मैं तुमको बॉन्ड भर के देता हूं, उसके बदले में मैं तुमको इंटर लोगों से पैसा लेके, टैक्स लेके मैं तुमको क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। तुम मुझे 20 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज दो। वो 20 ट्रिलियन डॉलर छापा नहीं गया था, वो ट्रंप के द्वारा बैंक से कर्ज लिया गया था। और जब जब देश की कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कॉरपोरेट बैंक से कर्ज लेने पहुंचती है, उसके पास कोई पैसा नहीं होता। वो आपकी कर्ज की डिमांड को ही मद्देनजर रखते हुए उतना पैसा छाप देती है। उसके बदले में वो आपका एक अकाउंट खोल लेती है, और जो अकाउंट वो खोलती है वो उतना पैसा आपके अकाउंट में लिख देती है, और उतनी ही मात्रा में अपनी एसेट, अपनी प्रॉपर्टी, अपना धंधा बढ़ा लेती है, और उसके बदले में आपसे इंटरेस्ट भी लेती है।
ये है दुनिया का धंधा। अब आप मुझे बताओ, उड़ीसा के जंगल क्यों बिक रहे हैं, माइंस क्यों बिक रही हैं? अब ध्यान से सुनिएगा। आपकी आदिवासियों की ज़मीन क्यों बिक रही है? ध्यान से सुनिएगा, अभी खुलेगा राज। ट्रंप ने जब $20 ट्रिलियन छापा तो उसने वो पैसे का क्या किया? उसने वो जो पैसा था वो दुनिया की 4 बड़ी कंपनियों को दे दिया। उनको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 4 बड़ी कंपनियां हैं, जैसे अदानी। तो सवाल पूछना चाहिए कि माइन का मालिक कौन? अदानी। अदानी का मालिक कौन? ब्लैक रॉक। उसी तरह से बोलते हैं फला कंपनी का, अदानी में शेयर किसके हैं? अदानी में जो शेयर हैं वो बिल गेट्स के भी हैं, और वो मार्क जुकरबर्ग के भी हैं, और वो टेस्ला के भी हैं। इन्होंने उनके शेयर खरीदे। तो जिन्होंने शेयर खरीदे वो उनके मालिक, हाँ के ना? तो जो टेस्ला का मालिक कौन? माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन? कैंपाकोला का मालिक कौन? ये दुनिया की जो 500 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका मालिक कौन? जिन्होंने आपके ये खरीदे हैं, इनके मालिक हैं केवल 4 कंपनियां। एक मिनट, ब्लैक रॉक, स्ट्रीट कैपिटल, वैनगार्ड और एक और। इनका मालिक कौन? सवाल तो आता है ना, इसको खुदा ने बनाया तो खुदा को किसने बनाया? तो उसका मालिक कौन? तो जब अकाउंट खोल के देखोगे, ब्लैक रॉक के शेयर स्ट्रीट कैपिटल के पास हैं, स्ट्रीट कैपिटल के शेयर अदानी के शेयर अंबानी के पास हैं, और अंबानी के शेयर अदानी के पास हैं, राइट? और दोनों के शेयर ब्लैक रॉक के पास हैं। तो इन्होंने क्या किया? ब्लैक रॉक के हाथ में, ये 4 कंपनी के हाथ में $20 ट्रिलियन आया। $20 ट्रिलियन का मतलब है भारत की जीडीपी से 5 गुना पैसा 1 सेकंड में फेंका गया। कहां से? हवा में। केवल सरकार ने कर्ज मांगा, उतना पैसा मार्केट में आ गया। था नहीं, लाया गया। सरकारों ने ठेका दिया और पैसा पैदा हो गया। तो $20 ट्रिलियन उनके 4 कंपनी के हाथ में आ गया। उन्होंने क्या किया? वो सारा का सारा $20 ट्रिलियन अलग अलग देशों की शेयर मार्केट में डाला। तो आपने देखा होगा कि कोरोना के दौरान पूरी दुनिया बंद थी, रेलवे बंद, पार्लियामेंट बंद, व्यापार बंद, मंदिर बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, इंडस्ट्री बंद, शेयर मार्केट चालू। और शेयर मार्केट कितनी बड़ी? 5 गुना। और दुनिया में जो सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, उनकी दौलत कितनी बड़ी? कितनी बड़ी? 10 गुना से ज्यादा बड़ी। 10 गुना से ज्यादा बड़ी। क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? उस समय अदानी साहब का जो टोटल जो जीडीपी थी वो $5 बिलियन ही थी। कितनी थी? 2019 में सिर्फ $5 बिलियन थी। सही कह रहा हूं सर? तो उन्होंने क्या किया? उसके हाथ में कितने आ गए? $5 बिलियन आ गए। उसके हाथ में कितने आ गए? 4 कंपनी के हाथ में $20 ट्रिलियन आए हैं। तो एक एक के पास कितने हैं? 5 ट्रिलियन है। उस 5 ट्रिलियन में से अदानी के पास कितने हैं? सिर्फ 5 बिलियन है। तो उसने क्या किया? ऐसा कर, अदानी में 5 बिलियन डाल दे, इन्वेस्ट कर दे अदानी में 5 बिलियन। तो ओवरनाइट अदानी के शेयर कितने हो गए? 10 हो गए। और जैसे उसके 10 हो गए, मौलाना साहब फ्री बैठे हैं 2 साल से, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कमाई कैसे करें? जैन साहब भी फ्री बैठे हैं, पैसा भरा पड़ा है, इसको इन्वेस्ट कहाँ करें, लगाए कहाँ से? और ऊपर से कोई कमाई नहीं हो गई। अरे अदानी के शेयर डबल हो गए, अदानी के शेयर डबल हो गए। तो इन्होंने क्या किया? अपना 1 करोड़, अपना 10 करोड़, अपना 5 करोड़, अपना 4 करोड़ इसमें फटाफट इसमें डालने लगा। तो बाहर से चढ़ा, डबल हुआ, और बाकी अदानी का शेयर $138 बिलियन के करीब गया। जो बाहर से चढ़ा वो सिर्फ 5 बिलियन चढ़ा था, बाकी आप लोगों से चढ़ाया गया।
यानी आप सबका पैसा निकल के कहाँ गया? अदानी के पास। और अदानी के पास क्या हो गया? कैश ही कैश हो गया, कैश ही कैश हो गया, कैश ही कैश हो गया। अब उस कैश का करे क्या अदानी? तो अदानी साहब भागे आए मोदी साहब के पास, बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया मोटा भाई, आना पैसा ना બધા ના શું કરવું હવે? तब मोदी जी हाँ આવી થઈ ગયો છે, શું કરીએ આપણે? મને 5-10 કંપનિयां આપી દો ना, ભાવી दो ना, भी 5-10 कंपनियां दिलवा दो। अरे भाई पार्लियामेंट बंद है तो खुलवा दो, उसके लिए कानून बनाने होंगे तो बना दो। अरे भाई शोर मच जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, इंतजाम करते हैं, शोर कौन मचाएगा? कहता मीडिया शोर मचाएगा। अच्छा शोर मचाने वाली भारत में कितनी कंपनियां हैं? कहते 40। उनका खर्च कितना है? कहते 15 करोड़ की। कितनी की है? 15 करोड़, सॉरी 15,000 करोड़ की। कहता मोटा भाई आमा शू है, हूँ रोज 8,000 करोड़ रुपया कमाऊं छू, मेरी रोज की इनकम 8,000 करोड़ है, ये सारे के सारे मीडिया चैनल 15,000 करोड़ के हैं, आपने बेदिवस ना आप ही लगा भी दिए। तो उन्होंने 2 दिन का अपनी अर्निंग शेयर मार्केट मतलब डाली और सारे के सारे मीडिया चैनल खरीद लिए। और अगले से सबका साथ, सबका विकास, मोदी का ट्रम्प कार्ड, ये कानून, वो कानून, फला कानून, ढमका कानून, और ऑर्डिनेंस पे पेज थपथपा के कानून के कानून बने लगे। और ये पोर्ट अदानी के पास, वो एयरपोर्ट अदानी के पास, ये सड़क अदानी के पास, वो खदान अदानी के पास, वो पब्लिक सेक्टर अदानी के पास, सारा हिंदुस्तान अदानी के पास। बोलो मोदी महाराज की। नहीं बहवा तो तब हुई ना, अब अदानी की क्रेनें आती हैं, फिर जंगल कटते हैं, फिर आदिवासी जाते हैं, फिर संस्कृति खत्म होती है, फिर भाषा खत्म होती है, फिर गांव के गांव खत्म करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? कीड़े मकोड़े इंसान ही तो हैं, मर जाए तो क्या, पैदा हो जाए तो क्या, अपना धंधा बढ़ना चाहिए। वो यहाँ लोग मर रहे हैं, वहाँ उनका धंधा बढ़ रहा है। पहले सरकारें एक काम करती थी, लोगों का प्रॉपर्टी को कब्जा करके उसको सरकार के अंदर लाके अपना धंधा करती थी। अब सरकारें क्या कर रही हैं कि जितना गवर्नमेंट का पैसा था उनको प्राइवेट को देके अपना धंधा बढ़ा रही है। तब भी कुछ लोग आपकी पब्लिक सेक्टर के नाम पे आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करते थे, अब भी कुछ लोग ही आपकी कंपनी पे कब्जा करते हैं। तो कभी समाज नाम के बात के नाम पे हो रहा है, कभी कैपिटलिज्म के नाम पे आ होता है। दोनों में लोग ही उजड़ते हैं और लोग उजड़ रहे हैं और इनका धंधा बढ़ रहा है। और जब तक लोग इंकलाब नहीं करेंगे, मरने मारने पे नहीं आएंगे, अपने भविष्य के लिए, अपने जल के लिए, अपने जंगल के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपनी बीज के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने हक के लिए मिलजुल के इकट्ठे नहीं खड़े होंगे, ये कारवां रुकने वाला नहीं है। अंग्रेज से लड़ना आसान, आज की सरकारों से लड़ना मुश्किल है, क्योंकि दुश्मन घर में है। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि खुद डंडा मारने के बजाय उन्होंने भारतीयों से ये जो मंत्री संतरी है इनको खरीद लिया। इनको बोला राजा जितना देता है उसका 3 गुना मैं दूंगा, राजा जितना देता है उसका 3 गुना मैं दूंगा, टैक्स भी मैं इकट्ठा करूंगा, आर्मी में मैं रखूंगा, तुझे सिर्फ एक काम करना है, ये राजा कहीं जाग ना जाए, ये राजा कहीं जाग ना जाए, तुमको सिर्फ ये सुनिश्चित करना है। इसको गोरियां देनी है तो गोरियां दो, इसको लोरियां सुनानी है तो लोरियां सुनाओ,
इनको 21 तोपों की रोज सलामी देनी है तो सलामी दो, परंतु ये जागना नहीं चाहिए। भारत में अगले 200 साल तक, भाई साहब जय जोहार, ओ दादा जय जोहार, तो अगले 200 साल तक एक हिंदुस्तान का रहनुमा जागा नहीं, किसी ने बगावत नहीं की। वो इमाम वाला भी था, वो सत श्री अकाल वाला भी था और जय श्री राम वाला भी था, कोई नहीं जागा। वो मार डाला, और जो भी जागे 17 जागे थे। 578 में से 17 जागे थे, उनके वंश तक उड़ा दी। उनमें से एक भी जफर का वंशज नहीं बचा, रंजीत सिंह का वंशज नहीं बचा, तांत्या टोपे का वंशज नहीं बचा, रानी झांसी का वंशज नहीं बचा। और जिनके, मैं तो राजाओं की बात कर रहा हूँ, और जिनके नहीं जागे उनके सारे के सारे पार्लियामेंट में बैठे। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इनके सबके बच्चे इकट्ठे किए और उनको विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए, अपने पास गिरवी रख के। पहले क्या होता था, राजा क्या होता था, हारे हुए राजा के बच्चे अपने पास रख लेता था, उनको पढ़ाता था, लिखाता था, अपनी तहजीब अपने लिए उनको तैयार करता था कि मेरी तहवीज़, मेरी ज़बान, मेरा ईमान सीख जाएंगे तो ये एक बार भी खड़े होके विरोध नहीं करेंगे। जो अंग्रेज करते थे वो आज भी तो कर रहे हैं। आपके नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं या गिरवी रखे हुए हैं? वो गिरवी रखे हुए हैं या उनका ब्रेन वॉश किया हुआ है? वही बच्चे वापस आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के एमडी, बड़े बड़े ठेके आते हैं, वो सरकारों से अपने बाप से मिलकर ठेके लेते हैं, और वो ठेके लेके के यहाँ का कोयला, यहाँ का हीरा, यहाँ का सोना, यहाँ का बॉक्साइड, यहाँ का अब्रक, यहाँ का तांबा, यहाँ के पेड़ और यहाँ के बच्चे बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी भारत कच्चे माल को सप्लाई करने की मंडी था, और आज भी वही है। अंग्रेज़ों की टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी, इसलिए उनकी पहुंच कम जगह पहुंच सकी, जहां रेल पहुंच सकी, जहां ट्रक पहुंच सके। अब तो सुपर हाईवे बन गए हैं, अब तो जहाज उड़ रहे हैं, अब तो शिप बह रहे हैं, अब तो अंडरग्राउंड सुरंगें बन गई हैं। अब खोदने के लिए आदमी नहीं चाहिए, मजदूर नहीं चाहिए, रोबोट लगे हुए हैं, जेसीबी लगी हुई है, मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ काम करना है, वहाँ बैंकों को पैसा छापना है, चंद उद्योगपतियों को देना है, चंद उद्योगपतियों ने उसको शेयर मार्केट में देना है, शेयर मार्केट वाले उसको इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और उनको डिमांड करेंगे। वो उनसे डिमांड की जाएगी कि इतना सोना भेज दो, इतना अब्रक भेज दो, इतना कोयला भेज दो, इतना लकड़ी भेज दो। ओके, वो बैंक के द्वारा, अदानी अंबानी के द्वारा कानून बनाएंगे और मीडिया से के द्वारा शोर बचाएंगे, सबका साथ, सबका विकास, 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी, उड़ीसा का विकास, फ्री अनाज, समृद्धि का उल्लास, फ्री अनाज, समृद्धि का उल्लास, और सबका हो रहा है जय जोहार। बात क्लियर हो गई? कहानी पता लग गई? वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, वो ये कह रहे हैं ये हमारा है, क्योंकि बैंकों से हमने खरीद लिया है, ये हमारा है। तुम तो यहाँ खाली पीली पोटी पेशाब कर रहे हो। इसलिए ये लोग केवल आपका सोना नहीं लेंगे, चांदी नहीं लेंगे, जमीनें नहीं लेंगे, जंगल नहीं लेंगे, अल्टीमेटली आपकी पूरी की पूरी नस्ल और बीज साफ करेंगे। पूरा का पूरा बात यहां तक है। हाँ,
ये जो जमीन है वो कह रहे हैं ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारे बाग बनेंगे, बगीचे बनेंगे, हमारी शिकारगाह बनेगी, इसमें तुम्हारा कोई हक और जरूरत नहीं है। और हुक्मरान, अहंकार से भरे हुक्मरान ऐसे ही सोचते हैं। अब ज्यादा फलसफा करना है या अपने बच्चों की, अपने जंगलों की रक्षा करनी है? बात क्लियर हुई? क्या करना चाहिए? पहले तो मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए एक एक बच्चे को, एक एक आदमी को, एक एक गांव को, एक एक तालुका को, एक एक राज्य को तैयार करना पड़ेगा। एक आदमी के जागने से, जानकारी से अब कुछ नहीं होगा। अब आपको इस जानकारी को अमल में डालना पड़ेगा, जिसमें अकेला आदमी नहीं लड़ सकता। तो हमको वो किस तरीके से सिस्टम बनता है, उनके बैंक को तोड़ना पड़ेगा, उनकी करेंसी को तोड़ना पड़ेगा, उनके हाथ से मीडिया को वापस लेना पड़ेगा। और ये जो पार्लियामेंट में जाके बैठे हैं, उनसे हर चौराहे पे खड़े रख के उसके जवाब मांगना पड़ेगा। और ये बुड्ढों से नहीं होने वाला, ये हम बुड्ढों से नहीं होने वाला। इन्होंने अपना टाइम गुजार लिया और ये चूक गए, उसमें मैं भी शामिल हूं। हम लोग इसको पूरा समझ नहीं पाए। हम लोग उम्मीद में चलते रहे कि इंकलाब हो जाएगा, हम लोग उम्मीद में चलते रहे कि नहीं समझदार हो जाएंगे, नहीं डेमोक्रेसी हो जाएगी, नहीं लोग अच्छी सरकार लाएंगे, नहीं अच्छा ईमानदार नेता आएगा, नहीं अच्छी व्यवस्था आएगी, नहीं लोग पढ़े लिखे हैं, कभी ना कभी तो जाग जाएंगे, सुधर जाएंगे। अब हमको पता चल गया यहाँ कोई जागने वाला, कोई सुधरने वाला नहीं है। अब तो सीधी सीधी लड़ाई है, या तो हम या तुम। फिर लड़ाई कैसे लड़नी है ये तो क्लियर हो जाए ना कि अब लड़ाई खुल चुकी। फिर कैसे लड़नी है वो बैठ के तय करेंगे, उसके रास्ते हैं, बन सकते हैं, और हमें मिलके खोजने ही नहीं है तो मिलके खोजने पड़ेंगे। क्योंकि अगर नहीं खोजोगे तो नामो निशान ना तुम्हारे धर्म का, ना जाति का, ना वंश का, ना बीज का, ना जंगल का, ना देश का, किसी का नामो निशान नहीं रहेगा। ये कह रहे थे ना 6000 गांव साफ कर दिए गए। एक गांव की अगर आबादी 1000 है तो 6000 गांव का मतलब कितने लोग साफ हो गए? उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। ओके ओके, इसलिए गाजा का नामो निशान आपके सामने मिटा दिया। उनके लिए बच्चे, बूढ़े, औरतें, निरी कोई मैटर करता नहीं है। तो ये बात, ये लड़ाई इतनी सहज है। इस लड़ाई को लड़ते हुए, हम सबको जागृत करते हुए भाई राजीव दीक्षित जी चले गए, उनको भी हटा दिया गया। हम में से जो भी बोल रहा है, वो कभी ना कभी हटा दिया जाएगा। पर मामला हटने का नहीं है, मामला है डटने का, लड़ने का, अपने लिए, इंसानियत के लिए, प्रकृति के लिए, जल जंगल जमीन जानवर के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने अधिकार के लिए, और धरती माँ के लिए। तो आप लोग अपनी माँ के लिए क्या कर सकते हो जाओ तैयार साथियों, यही बात है। आज इतना ही रखें। थैंक यू वेरी मच।